सेकंड रुको, मैंने लास्ट क्लास में तुम्हारी सारी आई थिंक DPPs डाली थी। हाँ ठीक है, ओके बोलो बेटा। एक सेकंड रुको, मैं ज़रा वो कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर, राइट, आई थिंक सभी देख पा रहे हैं। यस सर। राइट, बोलो बेटा, एक एक करके सर बोलना। ब्लैक स्क्रीन है सर, एक ब्लैक स्क्रीन है सर यस सर, स्क्रीन ब्लैक आ रही है। अभी तो ठीक आनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक सेकंड रुको। सर, ब्लैक है कम्प्लीटली। ओके मैं करता हूँ। ओके ओके, नाउ आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, दिख रहा है अभी सभी को? यस सर। हाँ बेटा बोले। सर मैंने सर कमेंट में डाल दिया है सर, डाउट कमेंट सर, में आप एक डाल बार दिया, रीड कर लीजिए। एक सेकंड रुक बेटा। Comments, right? Okay, the moon orbits the Earth in approximately circular path of radius this. It's about 27 days to complete one circuit. Calculate the mass of Earth from this data. Okay, radius is this, time period is this. Now can we do that? Just a second. Okay, the moon orbits the Earth, okay, in a circular form. So अगर हम एक shape ले लें circular, right? हमने circular form ले ली. The moon orbits the Earth in approximately a circular radius. So this radius, okay, if I take the center, so this radius would be 3.8 into 10 to the power 8 meter. It takes about 27 days to complete one orbit. Okay, so अगर इसका time period 28 days है, 28 days, so we can calculate velocity. Either velocity is equal to 2 pi r upon distance is equal to speed into time, na, upon time. By that 222 by 7 into 3.8, ये क्या देगा? ये मुझे वेलोसिटी दे देगा। तो वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, जिसको mv² अपॉन r अगर मैं कर दूँ, द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इट इज एक्टिंग। अगर मैं ये mv² अपॉन r द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस फोर्स, ओके, तो gm1 और mass of earth, mass of moon divided by r², ओके, मास ऑफ मून से मास ऑफ मून कट गया, ओके, आर से आर कट गया, ओके, तो v² इंटू आर अपॉन जी इज इक्वल टू m। ओके, बेटा दिख रहा है आपको भी सभी को? यस सर। ओके, ध्यान से सुनना, मतलब जितना मुझे समझ में आया उतना कैसे होगा कि टाइम पीरियड जो दे रखा है वो 28 डेज दे रखा है, ठीक है। अब वेलोसिटी 27, ठीक यस है, सर, 27 डाटा डेज। तो कितनी दिक्कत है, 27 डेज, ओके। सो वेलोसिटी क्या होती है, हाउ किस वेलोसिटी से मून घूम रहा होगा, तो 2 पाई आर अपॉन टी, तो 2 इंटू पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस विच इज दिस, तो 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन जो टाइम है वो डेज में दे रखा है, तो 27 डेज को 24 आवर में कन्वर्ट करो, आवर से कन्वर्ट करके इसको मिनट्स में कन्वर्ट करो और मिनट से कन्वर्ट करके सेकंड्स में कन्वर्ट करो, तो ये आपका किलोमीटर पर वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, नाउ ये आपका एक डेटा आ गया। इसके बाद देखो जो भी सॉल्व करके आएगा दैट्स अ डिफरेंट मैटर। अब ध्यान से सुनना, देखो जब कोई चीज सर्कुलर करती है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो किसकी वजह से करती है, तो mv² अपॉन r की वजह से करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यस सर। अब जब वो अगर मून हमारे अर्थ के आसपास घूम रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी, जिसका फॉर्मूला होता है g
into mass of earth into mass of moon divided by distance between the sun and the earth and the moon, which is the same distance, this one. So I can write it like r square. Is that okay to everyone? Yes sir. नाउ बेटा इन दोनों फोर्सेस सेम होंगी, क्योंकि ये जो सर्कुलर कर रहा है वो ग्रेविटी की वजह से कर रहा है। तो इसका मतलब g मास ऑफ अर्थ इनटू m अपॉन में r स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। आप ध्यान से देखोगे तो मास से मास कट जाएगा, ये वाला r से एक r कट जाएगा, तो एक r ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इंटू r डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो वेलोसिटी आई थी वो ये वाला आया था पार्ट, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। सो आई एम अगेन राइटिंग इट द सेम थिंग 2 पाई, so again this is I'm just writing it pi, then 3.8 into 10 to the power 8 divided by multiply by this is v again, now this is r again, so r was again 3.8, so 3.8 into 10 to the power 8 again, and then g is 6.67 into 10 to the power minus 11, right? सर इधर सर r को सर 2 टाइम्स क्यों लिखा है सर, मतलब r स्क्वायर क्यों लिखा है सर? वहाँ पे तो सर r काटने के बाद सिर्फ ये r बच गया था ना। नहीं, ये v स्क्वायर था ना, ये v स्क्वायर था। v क्या यस था? सर। v क्या था? 2 पाई r अपॉन टी। यस सर। तो 2 पाई r का स्क्वायर किया है, तो 2 पाई r 2 पाई r। ओके सर, ओके। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई r है और डिवाइड में ये भी आएगा अगेन, तो मल्टीप्लाई बाय 27 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया कैसे हुआ है? यस सर आया वही सर। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ बेटा मैं छोटा कर देता हूँ। मेरा भी डाउट था। एक मिनट बेटा, एक बार ये निपट जाए। अभी बेटा हो गया आपका, लिख लिया सभी ने? यस सर लिख लिया। ओके, हाँ बेटा अब आप बोल दो। सर मेरा ये डाउट था सर, two masses m1 and m2 are connected to the ends of a string passing over a smooth pulley. The tension in the string is G and the masses are moving with acceleration A. If masses are interchanged, then ये क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आया था। ओके, मैं अभी बता देता हूँ। ये हो जाएगा 24, मैं समझ गया कोई कहाँ दिक्कत आ रही है। डिवाइडेड बाय 6.67 divided by 27 divided by 60 by 6. सर इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे क्या एग्जाम में? बेटा अब इसने पूछ लिया, नहीं वैसे किसी में नहीं आएंगे, लेकिन कौन से जो आपने पूछा है अभी? नहीं सर, ये जो अर्थ ये मून वाला था। नहीं बेटा इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं, लेकिन आ सकता है। अब तो देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मैंने पहले वेलोसिटी निकाली और उसके बाद ग्रेविटेशन का फॉर्मूले को ग्रेविटी की फॉर्मूले को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रखा है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं आता। अगर टू बी फ्रैंक, वेरी फ्रैंक, इतना नहीं आता। सर मतलब सर मेन तो डीपीपी प्रिपेयर करनी है ना? हाँ Because बेटा, मेन तो उसमें ही DPP हाँ मैक्सिमम बेटा उसी में लेवल आ जाता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखें तो उसने बोला कि भाई दो मासेस हैं m1 और m2। ठीक है, अब मान लो m2 जो है वो बड़ा है m1 से। ठीक है, अच्छा उसने फिर क्या, अगर m2 बड़ा है तो सबको समझ में आता है कि m2 नीचे जाएगा। यस सर, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी m2 के साथ। डाउनवर्ड होगी। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं सिर्फ m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो सबको समझ में आता है कि m2g, m पे एक फोर्स तो नीचे लग रही है और ऊपर की तरफ टेंशन हो रही है।
सिमिलरली अगर m1 की बात करेंगे तो वहां पे m1g नीचे है और टेंशन ऊपर की तरफ है। सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब ध्यान से देखें, अगर m2 नीचे जा रहा है इसका मतलब m2g बड़ा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। यस सर। सभी को ये चीज समझ में आती है? बट सर एक्सेलरेशन और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना सर, बस साइन का तो डिफरेंस हुआ। एक ये सेकंड रुको, नहीं क्या बोला, दोबारा बोलो। सर m2a, सर ये a कौन सा है सर? बेटा ये मैंने पहले एफ नेट वाला बताया था आपको, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यस सर। तो एफ टोटल नेट फोर्स होती है, मास टोटल होता है, एक्सेलरेशन सिस्टम का होता है। याद है कुछ? यस सर। अच्छा, मतलब ये एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का होगा। इस वाले का, हाँ। ये ओके। नीचे जाएगा, वो ऊपर आएगा। ओके सर। और आसान भाषा में तुझे वैसे ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। उसने बोला क्या? उसने बोला मुझे एक बार समझ तो आ पुलिस, गया। नहीं ये तो आ गया, मैं समझ गया, मैं तुझे सीधा आंसर बता रहा हूँ, ये भी इससे इतना कुछ निकलेगा नहीं। आसान तरीके से समझ। ये पुली के आसपास दो मासेस बांध दिए, एक m1 एक m2, ठीक है। अब क्या यस किया, मासेस को चेंज कर दिया, एक m2 इधर कर दिया और एक m1 इधर कर दिया। क्या यस फर्क पड़ेगा भाई? पहले m1 नीचे जा रहा था, अब कौन नीचे जाएगा? पहले सॉरी m2 इधर नीचे जा रहा था, अब m2 इधर बांध दिया तो ये नीचे जाएगा। ये चीज समझ में आती है? यस सर। बट टेंशन टेंशन दोनों में सेम ही रहने वाली है, टेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर आंसर उसी टेंशन जो है सर, वो दोनों तारों में सेम रहेगी, जो तार हाँ बेटा, ठीक है। दोनों तारों में सेम रहती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर ये पता कैसे चलेगा कि सेम रहेगी? क्योंकि कुछ सिस्टम्स मैं में बता पता। रहा हूँ ना, अगर कोई जॉइंट, अगर सिंपल सीधी सीधी तार होती है तो उसमें टेंशन सीधे तरीके से एज इट इज ट्रांसफर होती है, क्योंकि ओके इंटरनल फोर्स है। ठीक है। ओके सर, क्योंकि सेम बाकी, तार। हाँ, ओके बाकी सर। कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि इस तार में कितनी होगी, तो इस तार में डबल होगी, जितनी इसमें है और इसमें उसकी डबल यहाँ पे होगी। ओके सर, मतलब 2t। हाँ 2। ओके, और कोई? सर दो बच्चों ने चैट में पूछा। यस पूछा सर हुआ है, मेरा ओके। एक तो जय ने पूछा हुआ है, एक प्रणव ने पूछा। चलो प्रणव ने पहले पूछ लिया तो उससे पूछ लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज डिक्रीज बाय 3 टाइम्स देन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, अरे यार प्रणव, ये अर्थ हो गया, अर्थ और सन ही दे रखा है ना। हाँ, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया। क्या कहता है वो, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स बढ़ गया, मतलब पहले r था, अब 3r हो गया। 3 hours. ठीक है। अच्छा, पहले अगर जब मैं पहले वाली इनिशियल कंडीशन देखता हूं तो g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन, ये मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है r²। अब फाइनल में क्या हुआ, मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ, लेकिन जो उन दोनों का डिस्टेंस है वो 3r का स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आती है कि g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, तो 9r² हो जाएगा। यस। Yes sir. अच्छा देखो, इनिशियल में क्या है, g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r², ये f इनिशियल है। ध्यान से देख, क्या ये इनिशियल ही है पूरा? यस सर। Yes sir. तो क्या मैं लिख सकता हूँ f इनिशियल बाय 9? Yes sir. ओके। क्या ये 9 टाइम्स कम हो गई है? Yes sir. अब परसेंटेज चेंज मैंने कैसे बोला था, परसेंटेज चेंज जब भी निकालना हो तो क्या करना है, f फाइनल माइनस f इनिशियल अपॉन कोई भी चीज हो, अब इनिशियल इनटू में 100। अब देखो f फाइनल कितना, fi बाई 9, तो fi बाई 9 माइनस fi डिवाइडेड बाई fi इनटू में 100। अच्छा, fi कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/9 माइनस 1 इंटू में 100, ये क्या आ जाएगा -8/9 इंटू में 100। माइनस मतलब डिक्रीज हो रही है, इसको डिवाइड करोगे तो 79 समथिंग आएगा, आई थिंक 79 89 9. खत्म। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, पहले आपकी इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है बेटा? नहीं सर, पिछले वाले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे, आप पहले इसका देख लीजिएगा। ओके बेटा, 89 समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो 89% से डिक्रीज होगी, तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है। यस सर। ओके, हाँ बेटा, अब आप पूछो, क्या पूछ रहे थे आप मुझे पिछले नहीं वाले? आया. सर
एक मिनट, प्रणव आप बोल रहे हो? सर मैं वैभव बोल रहा हूँ, मुझे वैभव वाला क्या? क्वेश्चन नहीं है। हाँ वैभव, क्या क्या नहीं आया इसमें? सर ये आर्टिफिशियल अपॉन 9 ये वाला है, यहाँ से नहीं आया। नहीं, ये वाली पार्ट समझ में आ गई जो लेफ्ट में लिखा है मैंने? यस सर। दोनों आ गए? यस सर। अब परसेंटेज चेंज मैंने कैसे बोल रखा है कि मान लो आपके पास ना पहले थे 2 रुपए, अब 1 रुपया रह गया, तो कितने रुपए कम हो गए? सर 1 रुपये। 1 रुपये कम हो गए। लेकिन कम हो गए कैसे पता लगेगा? तो आखिर में आपके पास 1 रुपया बचा, पहले 2 रुपए थे, तो क्या ये चीज समझ में आया? -1 कम हो गए यस सर। या 1 कम हो गए, कम मतलब माइनस। पहले कितने थे? 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आएगा? 50% डिक्रीज। ये समझ में आया? -50% है तो 50% डिक्रीज हो जाएगा। यस सर। अब इस पे आ जा। पहले फोर्स थी Fi, बाद में फोर्स हो गई Fi/9, तो चेंज कितना हो गया? 8/9 का। ये समझ में आया? यस सर। नहीं आया? मान लो पहले थी आपकी 90, ये 90 था, अब 90/9 हो गया, तो क्या 10 रह गया? यस सर। ये चीज समझ में आती है? या 99 ले लो इसे। पहले आपका 99 था, अब कम हो गया, तो अब कितना रह गया? 11। क्या सब 11। समझ में आई वाली चीज? अच्छा, अब क्या करना है हमें? चेंज कितना हुआ? तो 11 - 99। ये चीज समझ में आती है? यस सर। और पहले कितना था? 99। तो देखो कितना हुआ, ये डिवाइड करोगे तो 88 आएगा, ठीक है? यस सर। डिवाइडेड बाय 99, देख रहे हो 89 के आसपास आएगा डिवाइड करके, वो भी माइनस का। ओके सर। समझ में आया? तो अब मैंने इसमें 99 ले लिया। वैसे कितना था? ये Fi था, तो मैंने Fi को फिर इसको Fi/9 लिया, वैल्यू में डाला, आंसर निकाल दिया। सर वो इनिशियल माने सर जो आपने एफआई, तो आई माने इनिशियल, तो इनिशियल माने इनिशियल मतलब जो शुरुआत में माने कंडीशन पहले। थी ना। हाँ। ओके सर। सर मुझे भी एक क्वेश्चन। हाँ हाँ मोक्षिका, बिल्कुल बिल्कुल। सर सर पहले मेरे वो 4 ऑप्शंस थे। हाँ बेटा, एक बार तू अपने ऑप्शन बोल दे। मोक्षिका 1 मिनट रुक जा बेटा। हाँ बेटा सर बोल। तो उसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस थे। हाँ हाँ, बोथ ए एंड टी विल चेंज फर्स्ट, सेकंड ए विल एक सेकंड चेंज रुक, बोथ ए, एक सेकंड रुक, बोथ ए एंड टी विल चेंज, यही बोला है? यस सर। सेकंड तब ऑप्शन एक सेकंड रुको। अब अभी हमने क्या देखा कि पहले M1 था, M2 था। मैं एक बार पहले बता देता हूँ तुझे अपने आप समझ में आएगा। देख, पहले क्या हो रहा था, ये वाला ए नीचे जा रहा था, ठीक है? यस अब सर। मैंने क्या किया, और ये वाला ए ऊपर जा रहा था। यस सर। अब इसमें क्या हो रहा है, ए नीचे जा रहा है यस और सर। इस वाले ए में ऊपर जा रहा है, तो ए तो चेंज होगा, ये चीज समझ में आती है? यस सर। लेकिन टेंशन चेंज, सर ए कहाँ से? अच्छा, ए की पोजीशन ही तो चेंज हुई है सर से रखने हाँ तो वो से। चेंज तो हुआ है ना बेटा, उस मास के हिसाब से तो चेंज हुआ है ना। ओके सर। तो नेक्स्ट टी लेके क्लियर यस है? सर। लेकिन अब टी और चेंज सर नहीं होगा, ये मैंने तुझे बता ही दिया। तो अब ऑप्शन देख ले जो भी अच्छा ही हो। ओके सर, मतलब ए विल चेंज बट टी विल रिमेन अनचेंज। रिमेन सेम। हाँ ओके सर। हाँ मोक्षिका बेटा। और पहले 1 मिनट रुको, मोक्षिका से पहले अभी और कोई आया हो जिसका क्वेश्चन हो? 1 मिनट रुक मोक्षिका, अभी किसी ने ना शायद चैट में एक और क्वेश्चन डाल रखा है। यस सर। 1 सेकंड रुक। हाँ जय ने डाला हुआ है। सर ओके माना प्रणव, सिखाई है जैन है। हाँ क्या कह रहे हैं? ओके, ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इस तरीके से ये एक मास है, ये पुली है और ये M2 है। अच्छा, हैंग कौन कर रहा है? M1 इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। ओके, तो ये M1 है, ये M2 है। सभी को इतनी चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा ध्यान से सुनना। देखो, अब इस पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। कौन फोर्स लगा रहा है? बस इसमें M2G नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. M2G is the only force. तो हेंस अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F net क्या लग रहा है सिर्फ इसमें? M2G। मास टोटल क्या है सिस्टम का? M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। खत्म।
और उसने क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2, उसने यही पूछी है, तो ये दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। ठीक है, ओके, एक मिनट, अब मानस ने भी पूछा हुआ है, पहले एक बार ये लिख लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। सर ये MSA का मतलब क्या है? एम क्या बेटा? एम ऑफ MS सिस्टम, एम ऑफ सिस्टम बताया नहीं था जब मास वगैरह कर रहे थे उस टाइम, तो तूने अच्छा आंसर्स भी बताए थे मुझे। एफ नेट होता है, या एम टोटल ले ले, एम टोटल ले ले और एक्सेलरेशन सिस्टम का, ये हमने बताया था ना। एफ नेट होता था, मास टोटल लेते थे, जो भी टोटल मास होगा, और एक्सेलरेशन सिस्टम की, यही बताया था। एक बार नोट्स चेक कर ले। यस सर। लिख लिया है क्या सभी ने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Done. Okay. Two objects, one 4 times massive as the other, are approaching each other under their mutual gravitation attraction. अच्छा, ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, बताता हूँ उसको। कुछ और क्या है? When the separation between them is 25, अच्छा पूरा एक ही है, ठीक है, फाइन। मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ, शायद समझने में मुश्किल हो आप लोग, शायद। लेट्स ट्राई इट। अच्छा सवाल है, बुकलेट में था ये। ध्यान से देखिएगा सब। राइट, ध्यान से देखें। टू ऑब्जेक्ट्स, वन 4 times as massive as the other. ओके, तो एक हमारा, मैंने नहीं रोकी बेटा, अपने आप हट गई हो तो हट गई हो, नहीं बेटा चल रही है सर आ रही। सबको आ रही है Yes, बेटा? sir. आ रही है। आपकी yes, तरफ sir, से नहीं आ ठीक रही, है। आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। ओके, so two objects, one 4 times as massive as the other, are approaching each other. Okay, तो एक का मास m है, दूसरे का मास 4m है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, when the separation between them is 100 किलोमीटर, तो अब जब दोनों के बीच में जो सेपरेशन थी वो 100 किलोमीटर रहती है, when the separation between the object is 100 kilometer, the acceleration of the lighter object is 1 meter per second square. तो इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। When the separation between them is 25 किलोमीटर पर आवर, वो क्या कहना चाह रहा है कि जब इन दोनों, अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो, अरे 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 सॉरी, ओहो, बिल्कुल ही नहीं जान दे रहे। चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे, परेशान नहीं। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, अब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो एक बार 4m है, ये मास m रह गया, जब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर रह जाता है, तो हमें बताना है हैवियर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी होगी। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब सॉल्यूशन तो मुझे भी याद नहीं आ रहा वैसे तो, लेकिन चलो हम निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि इस छोटे वाले मास पे कितना फोर्स लग रहा है इस टाइम पे, तो क्या हम कह सकते हैं ग्रेविटी की वजह से g इंटू मास बड़े वाले का मास छोटे वाले का डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इस ग्रेविटी फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रही है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ स्मॉल मास मल्टीप्लाई बाय 1। क्या ये सबको समझ में आता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्या सबको ये चीज भी समझ में आती है? Yes, sir. यस अच्छा, ध्यान से देखना, कैपिटल G हमारा कांस्टेंट है, मास हमें, अगर हम मास निकालने लगें तो वो हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा 1 है, r हमारा 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर को पहले मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि r स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। क्या सबको क्लियर है ये वाली चीज? Yes, sir. यस सर। या आसान भाषा में इसको तो हम g लिख सकते हैं बस। सर एक्सेलरेशन को 1 क्यों लिया है? बेटा दे रखा है, मैं क्यों मन थोड़ी कर रहा है मेरा, ये देख। तो
सर वो अर्थ मतलब वो फोर्स को आपने m इंटू जी लिखना था ना, तो उसने आपने उनको उसको a एम इंटू जी क्यों, एक सेकंड, एम इंटू जी क्यों? ए हाँ तो ये तो लिखा है, जी तो अर्थ पे होता है ना, या जब किसी प्लेनेट के ऊपर बैठे हो तब होता है। अब दूर है ये तो जी थोड़ी होगा, फिर तो ए होगा। क्या समझ में आया? अरे बोलो बेटा। सर आपने MA उसका क्यों लिया, छोटे वाले ऑब्जेक्ट को क्यों लिया? क्योंकि बेटा छोटा वाले ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन दे रखी है ना, और अगर बड़े वाले की दी होती तो हम दोनों में से तो किसी बड़ा को वाला लेते, बड़ा वाला लेते, बिल्कुल। सर हाँ सर अभी तो सर वो चल रही है ना, अब तक डाउट क्लास ही तो चल रही है। यस बेटा, बिल्कुल डाउट ओके क्लास चल सर, रही है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अभी चलो, कभी गुड इवनिंग सर? बाद में टाइम खत्म हो जाएगा। अरे टाइम खत्म हो जाएगा भैया, रुक जाओ। मैं पूछ रहा हूँ अभी रुक तो जा, पहले ये सवाल तो होने दे जो चल रहा है। सर, इसमें पूछ रहा हूँ। अच्छा इसमें पूछ रहा है, बताओ। सर यहाँ पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना? ए बेटा एक्सेलरेशन इसका है, वैसे ये इसकी ग्रेविटी की वजह से है, बोलोगे तो सही रहेगा, लेकिन आप इसको एक्सेलरेशन मानो जो इस वाले फोर्स की वजह से आई। क्योंकि एक्चुअली जनरली हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब किसी प्लैनेट के ऊपर हम बैठे होते हैं जनरली हम उसके लिए कहते हैं कि उसके ऊपर जब फ्री फॉल होगा तब ये होगा। अभी ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो काफी बड़े बड़े हैं, जो आपस में एक दूसरे को ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ये कहना ठीक नहीं रहेगा। क्या चीज समझ में आई है? सर लेकिन वो जी इज इक्वल टू जी अपॉन वो जब वो G जी होता एम है, अपॉन तभी तो आर ये स्क्वायर आ रहा है, formula मैं बिल्कुल मान गया, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वाला ही फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन मैं तुझे ये समझा रहा हूँ कि एक्चुअली जनरली जब हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं जनरली, तो हम वो प्लैनेट के रिस्पेक्ट में मानते हैं कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की होगी, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ये जो हैं उन दोनों का मास बहुत ज्यादा है। यस सर, जैसे जुपिटर और सैटर्न हाँ, एक दूसरे को अटैक हाँ कर रहे हैं। ठीक है, या अर्थ और मून लगा लो, कुछ कुछ वैसे, लेकिन बस Yes, कभी sir. अट्रैक्ट नहीं कर पा Sir. रहे। हाँ बेटा। सर ये इसमें सर 100 into 1000 होल स्क्वायर, क्योंकि 100 बेटा होल स्क्वायर 100 किलोमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे? मीटर में कन्वर्ट किया है। सर सर एक चीज समझ नहीं आई, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज 25 किलोमीटर, बेटा ये जब लाइन मुझे पास आ रहे हैं तो पास आएंगे तो कभी, जब 100 था तो 25 रह जाएगा ना, जब पास आ रहे होंगे तो उसका मतलब 75 किलोमीटर वो लोग काट चल देते दिए, हैं। वो चल दिए, काट देते नहीं, चल दिए भाई, वो आगे चल दिए ना, दोनों चल रहे हैं। सर मतलब चल दिए हाँ हाँ, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? यस सर। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ओके। नाउ अब क्या हो रहा है बेटा, जब ये 25 किलोमीटर पे आ गए तो क्या फोर्स लग रही होगी, तो एफ फोर्स लग रही होगी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा किसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, बड़े वाले एम की, तो बड़ा वाला एम कितना होगा, तो बड़ा वाला एम इंटू एक्सेलरेशन बड़े वाले एम की। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. जो भी यहाँ किया Yes, छोटे वाले sir. के लिए, ये सब अब बड़े वाले के लिए कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि बड़े वाले एम से बड़े वाला एम कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कैपिटल जी स्मॉल एम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 25 किलोमीटर, तो 25 इंटू 1000 का होल स्क्वायर। क्या सबको ये भी चीज समझ में आ गई है? यस सर। Yes, sir. अच्छा ध्यान से अगर आप देखें तो हमें बोला हुआ है कि छोटे वाले का मास m है और बड़े वाले का मास 4m है। ये वाला जो मास निकाला था ये हमने बड़े वाले का मास निकाला था, इसका मतलब छोटे वाले का जो मास होगा क्या वो m/4 होगा? यस सर। इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले के अंदर, इस वाले वैल्यू के अंदर अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो छोटे वाले का मास आ जाएगा, तो 10 का 5, तो 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 4g। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। अच्छा ये वाली वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं। सर आपने बड़ा वाला क्यों काटा सर, एफ इज इक्वल टू सर जी एम वाले में? इस वाले में बेटा क्योंकि अब मुझे बड़े वाले मास की एक्सेलरेशन निकालनी है ना, जब ये 25 किलोमीटर रह गया है तो उसने कहा है कि बड़े जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखें, तो कैपिटल जी स्मॉल एम का मास कितना, तो ये 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय 25 का होल स्क्वायर, 25,000 का होल स्क्वायर, तो 25 का होल स्क्वायर तो 25 इंटू 25 लिख सकते हैं।
उसके बाद 1000 का होल स्क्वायर 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. देखो अब Yes, sir. जी से जी कट गया पहली चीज तो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 10 कटेगा तो 10 की पावर 4 रह जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो 25 4 जा होता है 100, तो इसका मतलब ये 10 की पावर 2 रह जाएगा। Yes, sir. और तो हेंस बचेगा क्या 100/25, तो इससे काटोगे तो 4 रह जाएगा। हेंस आंसर जो आएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। Yes, sir. समझ में तो किसी को कुछ आया नहीं होगा, मुझे महसूस हो रहा है अभी। नहीं सर, पूरा समझ में आ गया। और सर डीपीपी में एक क्वेश्चन सही भी किया था मैंने। ओके सर आपने फॉर्मूला 2 बार लगा दिया, GMM/r²। ये वाला आपने 2 बार लगा दिया दोनों केसेस के लिए। हाँ बेटा, दोनों अलग अलग केसेस के लिए, एक के लिए कैपिटल एम और एक की जगह एक स्मॉल है। यस सर। सर मैं अपना डाउट पूछ सकता हूँ अभी? हाँ बेटा, मैसेज कर दे मेरे को, मैं या वैसे ही पूछेगा? अच्छा पूछ ले चलो। यस सर। मोक्षिका का भी डाउट रह रहा है, मोक्षिका बहुत देर से बैठी है। आप कब आए थे? Yes, sir. एंट्री कब है? कितने बजे की एंट्री है तुम्हारी? सर मेरी? हाँ सर मैं 6:15 के अराउंड आया था। हाँ, तो मोक्षिका पहले आ गई थी, पहले मोक्षिका पूछेगी। मोक्षिका बेटा कहाँ हो तुम? सर ये रही सर, मैं मैसेज हाँ बेटा, कर रही हूँ। मैसेज करेगी, ठीक है ओके। हाँ बेटा चलो आप पूछ लो फिर। ठीक है सर। सर जो क्वेश्चन था उसमें हमें दिया हुआ था कि कैपिटल जी और स्मॉल जी का रेशियो जो है, इन दोनों के जो एसआई यूनिट और सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? हाँ ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी था ना, ये था ना? यस सर। सर मैंने अच्छा। इसको स्मॉल जी के फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की कोशिश की तो मेरा 1/10 आ रहा था सर, लेकिन आंसर में 10 दिया हुआ था। सर आप एक बार प्लीज सॉल्व करके दिखा दीजिए। ओके, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लेता हूं तो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला कहाँ आता है, तो हमें पता है कि स्मॉल जी तो होता है, वो होता है कैपिटल जी m/r²। ये चीज समझ में आती है? यस सर, यहीं से लिया। अच्छा Yes, अच्छा, sir. तो स्मॉल जी अपॉन सॉरी कैपिटल जी है ना, कैपिटल जी अपॉन में स्मॉल जी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ r²/m। ये भी चीज क्लियर है? Yes, sir. क्लियर। यस सर, अच्छा यस सर। अच्छा, राइट। अब ये क्या है, ये मीटर स्क्वायर में है, ये मीटर में है, ये अब इसमें हमें क्या करना था, शायद सर एक आपने होता है r² क्यों लिखा है? r²/m। बेटा ये r² में इधर लेके चला गया और ये m इधर लेके चला गया, ये g नीचे ले आया। ओके सर। यस सर। अच्छा, तो अब क्या आ गया, कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी, SI, ये SI में r²/m। ओके अच्छा, अब ये अगर SI है तो SI के अंदर ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम। आई थिंक ये रहेगा, यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब इसको CGS में लेके जाऊं, एक सेकेंड रुको इसमें। अच्छा, तो अब मैं इसी वाले को कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 1 मीटर स्क्वायर जो सर होता है उसके 10,000 अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10,000 हो जाएगा और ये 1000 हो Yes, sir. जाएगा, यस सर। है ना? तो यहाँ से ये 10 रह जाएगा। यस सर। एक सेकंड रुको, तो कुछ गड़बड़ कहाँ से आई थी? 1/10 आना है। यस आंसर सर, से 10 to the power -1। हाँ, 10 to the power -1। एक सेकंड रुको, इसमें और तो कुछ नहीं था। नहीं, मेरे हिसाब से भी और कुछ नहीं है, शायद यही आएगा। ओके सर। सर क्योंकि डीपीपी में सही आंसर 10 दिखा रहा था SI is to CGS का। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है 10 या -10 में से ही था, मुझे इस वक्त ढंग से याद नहीं है, लेकिन अभी तो यहाँ पे यही आ रहा है, तो यही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। तो 1/10 ही आएगा। हाँ बेटा, मोक्षिका ने मुझे क्वेश्चन भेजा हुआ है। सर इसका क्वेश्चन क्या था, लेकिन ये जो आपने आंसर किया इसका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा एक्चुअली क्या है, उसने पूछा था कि ये जो कैपिटल G अपॉन स्मॉल g है, अगर मैं इसे SI यूनिट में रखता हूँ और एक बार रखता हूँ स्मॉल CGS यूनिट में, तो दोनों का रेशियो क्या होगा? सर CGS क्या हो गया? CGS बेटा सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड होता है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है, देखो G की वैल्यू एक होती है 6.67 इंटू 10 to the power -11, ठीक है, डिवाइडेड बाय G की कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। एक तो आप ये निकालो, इसके बाद ऐसे ही इसको कन्वर्ट करो, जैसे न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, सॉल्व करो इसको। सिमिलरली ऐसे ही मीटर डाइन वाला हो गया, ये डाइन वाला केस हो गया।
हाँ, ये डाइन वाला केस हो गया। और ये ऐसे ही मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक अलग रेशो आ जाएगा। वो कह रहा है दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। न्यूटन को डाइन में तो 10⁵ आई थिंक। यस सर, मीटर को करेंगे तो 10⁶ हो जाएगा, और किलोग्राम को करेंगे तो डिवाइड में 10⁶ होगा, तो ये तो डायरेक्ट वैसे ही कट जाएगा। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 9.8 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 2 से। सर मीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁴ होगा ना सर, 10⁻⁴ है सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? नहीं सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? सर न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या है? न्यूटन मीटर। यस सर, ये वाला बेटा किलोग्राम स्क्वायर है ना, तो ग्राम, किलोग्राम था तो ग्राम होगा तो 10⁻³ नो सर, मीटर नहीं सर, हम सर मीटर की बात करें सर। मीटर स्क्वायर तो 10⁴ सेंटीमीटर अच्छा स्क्वायर 4 होगा। अच्छा सॉरी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं ना कहीं आप देखो तो 10⁻⁻6 से ये कट गया, 9.8 से 9.8 कट गया। अब सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अब ये सब खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा देखो, इन दोनों से तो ये दोनों कटी गए तो ये वैसे ही खत्म हो गए। अब यहाँ क्या बचा? 10⁻², तो ये 10⁻² जाएगा तो यहाँ 10⁻² रह जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? 10⁻7, ये 10⁻6, तो ये 10⁻6 से जाएगा तो 10 बचेगा, तो 1/10 ही आएगा बेटा। 100% हो गया, ठीक है। 10⁻⁻1 ही आएगा आंसर। यस सर। ओके, अभी मोक्षिका ने मेरे से सवाल पूछा है। एक सेकंड रुको, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। एक सेकंड रुको। मोक्षिका, आपने मैसेजेस डिलीट कर दिए? मोक्षिका है अभी यहाँ पे? चली गई? सर मोक्षिका है। ओके, आवाज नहीं आ रही है उसकी। सर है तो सुभाष के नाम से। एक सेकंड, इसको इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड, सभी को क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला? मोक्षिका तुझे दिख रहा है बेटा क्वेश्चन? उसको एक्चुअली पता नहीं क्यों कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे F = gm1m2/r² लिख सकते हैं। दोनों के भी, एक बच्चा है 25 किलोग्राम का, मदर है 75 किलोग्राम की, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। तो ये बच्चा हो गया, ये फॉर एग्जांपल माँ हो गई 25, 75, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर। तो फॉर्मूला सिंपल होता है gm1m2/r²। g हमारा इसमें 20/3 दे रखा है, तो हेंस 20/3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 इंटू 25 इंटू 75 डिवाइडेड बाय r², तो विच इज 1। यही है, सिंपल तो है। ये तो सीधा क्वेश्चन है। हाँ मोक्षिका, ये चीज समझ में आई है बेटा या नहीं? सर यहाँ पे तो 75 इंटू 75 लिखा हुआ है इन्होंने। यस सर। अच्छा, तो गड़बड़ कर दिया है उन्होंने, कोई बात नहीं, उनकी गलती है। ये सर उन्होंने मार्क्स दोनों सही दे दिए। मेरी मिस प्रिंटिंग है बस, और कुछ नहीं। और सर मेरी क्लास थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गई थी। एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए दोबारा से। बेटा इसमें कुछ है नहीं, सुन मेरी बात मोक्षिका, यहाँ पे ना ये 75 दो बार गलती से दे रखा है, 25 आएगा, और आई थिंक ये तूने कर लिया होगा। सर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसका क्या मतलब है? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ, अरे यार दो प्लैनेट के बीच में आप ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हो, तो वो बस दो, एक बच्चे और मतलब उसकी मदर के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकालने को कह रहा है। ठीक है, यही तो कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू चाइल्ड ऑफ मास 20 ऑन हिज फैट मदर। उन दोनों के बीच में क्या ग्रेविटेशन फोर्स है वो बतानी है। तो बेसिक फॉर्मूला तो हमें यही पता है, F = gm1m2/r², ठीक है। और g देखो 20/3 दे रखा है, इंटू 10⁻11 -11 दोनों दे रखे हैं। ओके, हाँ बेटा कौन क्या कह रहा था कुछ? तो सर आंसर सर वैभव 3 लोग बोल रहे हो एक साथ। किसी के माइक से आवाज वो हो रही है सर। ओके, बोलो बेटा। सर आंसर
हाँ, एक मिनट रुको, किसकी आवाज हो रही है, ये गूंज रही है ऐसे। सभी अपने माइक्स ऑफ करें और जो बोलेगा सिर्फ उसी का माइक चले। हाँ बेटा बोलें अभी, हाँ बेटा बोलें। सर मैंने चैट में क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर को सॉल्व कर दीजिए। चैट में कब लिखा है? A body falling freely from rest has a velocity v after it falls through a distance h. The distance is had fallen down further for its velocity to become v. अरे यार कैसी बातें करते हो तुम, कैसे कैसे सवाल पूछते हो। क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन समझो और सॉल्व करो। क्वेश्चन में उसने क्या कहा? वो कहता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने हाइट से फेंका, 0 से छोड़ा, वेलोसिटी v आई उसकी, तो उसमें हाइट उसने h ट्रेवल करी। अब वो कह रहा है कि कितना उसे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ताकि उसकी जो वेलोसिटी है वो 2v हो जाए। यस सर। हेलो, यस सर। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर, क्वेश्चन समझ में आ गया, वो निकाल नहीं पा रहा। अच्छा निकाल नहीं पा रहा। अच्छा एक बात बता, ये वाला याद है जो मैंने डाटा याद करवाया था तुझे? अरे बोलो कुछ भाई। नहीं। डाटा याद है वाले? क्यों याद नहीं है भाई? कितने महीने हो गए हैं कराते हुए? अगर डाटा याद नहीं है तो इस तरह से करो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बॉल नीचे जा रही है तो हेंस मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू माइनस g इंटू माइनस h। ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। आई है वाली चीज समझ में? अच्छा अगर मैं इसको h ले रहा हूँ और इसको h डैश ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, उसने बोल रखा है कि भाई v से 2v होनी चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए 2v, इनिशियल वेलोसिटी है v, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दोबारा लगा दिया मैंने, इंटू 2 इंटू माइनस जी इंटू में x। x क्या है, कितना नीचे गया, या h डैश ले लो इस केस में। क्या समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। तो इसमें अब क्या बेटा? सर ये जो एक्सेलरेशन है वो माइनस होगा ना, जी तो प्लस ही होगा क्योंकि नीचे जा रहा है। आपने बोला था कि जब नीचे जाता है तो वो जी 10 होता है सर। बेटा आज तक मैंने हमेशा जी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमेशा बोला है कि नेगेटिव ही रहेगा। यस सर, आपने तो हमेशा उसको नेगेटिव लेने के लिए कहा है, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे। यस सर। यस ठीक है बेटा? बेटा क्लियर है वो चीज जो मैंने बोला? अभी दोबारा से बोल रहा हूँ, हमेशा नेगेटिव ही लेनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा, कभी चेंज नहीं करनी उसे। अच्छा 2 का स्क्वायर 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh डैश। वैसे इसको भी हम नेगेटिव लेके पॉजिटिव बना सकते हैं क्योंकि बॉड नीचे ही जा रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दो, अपने आप नेगेटिव आएगा, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। तो 3v स्क्वायर कितना किसके इक्वल आ गया? माइनस 2gh डैश के। ध्यान से देखो, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2gh। तो हम क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर की जगह? तो 3 इंटू 2gh इंटू में माइनस 2gh डैश। 2g से 2g कैंसिल हो गया, तो h डैश कितना आ गया? माइनस 3h। माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है कि बॉडी नीचे जा रही है और 3h इज द डिस्टेंस। बाकी अगर आप लोगों को डाटा याद होता तो सीधा सीधा है, आपको अगर याद हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होती है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है। हाँ 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, 2 सेकंड में 20 मीटर चलता है। इसका मतलब 1 सेकंड से 2 सेकंड में 15 मीटर चलेगा। सीधा सीधा आता है 1:3। करने की भी जरूरत नहीं थी मुझे ये सब, लेकिन तुम लोगों को डाटा उस बच्चे ने बोला याद नहीं है, तो आई हैव सॉल्व्ड इट कंप्लीटली। बेटा अभी समझ में आ गया ये सवाल? यस सर।
और ये डाटा याद कर लेना, काफी चीजों में हेल्प करता है। ओके, बताएं अब अगला। और किसी का डाउट? सर 3H क्वेश्चन सब और कवर करना होगा। सर ये तो डाटा से ही हो जाता है। हाँ तो बेटा मैंने कब मना किया, मैंने तो बोला ही था डाटा आता है, तो उसने मना कर दिया, तो फिर मैं क्या करूं? यस सर। सर एक 1:3:5 आपने वो वाला बताया था ना, उससे भी तो हो सकता है ये वाला। बेटा वो वही चीज है, वो वहीं से आती है, वो आती भी वहीं से ही है। तो फिर से क्वेश्चन पूछा सर मानस में। मानस यस में सर, okay। मानस नहीं को 3D का है सर, अच्छे से कॉपी पेस्ट नहीं हो पाया ये। एक सेकंड रुको, क्या है ये? DPP 3D का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन, एक मिनट, DPP 3D। यस सर। एक सेकंड रुको। 3D, मुझे ऐसे तो याद नहीं है 3D कौन सी है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। एक सेकंड रुकना, ये कौन सी हो जाएगी? ये वाला तो नहीं है? नो सर ये नहीं है। ओके ठीक है, मैं अगली DPP देखता हूँ। ये देख, यस सर ये वाला है डी ऑप्शन। हाँ यस सर। ओके ये अच्छा सवाल है वैसे तो, मैं पहले ही बता दूं, ध्यान से सुनना। An Earth satellite of mass m revolves around a circular orbit at a height h from the surface of the Earth। तो वो कहता है कि भाई एक सैटेलाइट, ये अर्थ है मान लो, या ये बड़ी वाली अर्थ है, ये एक सैटेलाइट है, अर्थ का रेडियस r है, सैटेलाइट जो है h हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वेलोसिटी निकालनी है हमें सैटेलाइट की, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन आवर ऑर्बिट। अच्छा अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो, इसके ऊपर कितनी लग रही होगी। सबको समझ में आती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश अपॉन g विल बी इक्वल टू r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। सो है g डैश इज इक्वल टू g इनटू में r अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। सर इसमें हमने 80 किलोमीटर से ज्यादा ही लिया है ना? हाँ बेटा वो ऑर्बिट पे है, तो ऑर्बिट वाले में ऐसे ज्यादा ही लेते हैं ऑब्वियसली। ओके सर। ठीक है, ऑर्बिट में ऐसे 5-6 के मतलब 2-3 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पे नहीं होता। ऑर्बिट में अप्रोक्सीमेटली आपको कम, क्योंकि 100-200 किलोमीटर पे तो प्लेन ही उड़ते हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते प्लेन से टकरा जाए हमारा सैटेलाइट। सर इस केस में तो r/r प्लस h होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 80 किलोमीटर से ज्यादा है। हाँ तो बेटा वही तो किया है। यस सर। यस सर। सर इसको v स्क्वायर अपॉन r प्लस h से इक्वेट कर देंगे। हाँ तो अब v स्क्वायर अपॉन सर r प्लस h। IC के mv स्क्वायर एक्सेलरेशन। अच्छा ध्यान से देखो, समझ गया। अच्छा सभी देखें, तो जो इस पे ग्रेविटी फोर्स लग रही होगी, क्या सबको समझ में आता है? m इंटू जी लग रही होगी इस सैटेलाइट पे। यस सर। अच्छा, और ये mg डैश होगी, ये g डैश ये वाला। अच्छा दूसरा, अगर ये सर्कुलर घूम रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, विच वुड बी mv स्क्वायर अपॉन r प्लस h। यस सर। तो देखो m से m कट जाएगा, तो बचेगा क्या? g डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में r प्लस h। आधे बच्चों तो छोड़ चुके हैं मुझे लग रहा है चैट, ने समझ में आ गया, गलत क्लास में आ गए हैं। ओके अच्छा, g डैश की जगह हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा g इंटू में r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अच्छा तो अब आप देखेंगे तो e स्क्वायर इज इक्वल टू g, मैंने क्रॉस मल्टी, ये अब मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने g डैश की वैल्यू यहाँ रख दी और उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। g मैंने एज इट इज ले लिया, अभी r प्लस h यहाँ मल्टीप्लाई में होगा तो एक कट जाएगा, तो बचेगा जी आर स्क्वायर अपॉन में r प्लस h। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। अब बस इसको स्क्वायर रूट कर। यस सर। क्या हुआ बेटा? सर एक बार लास्ट स्टेप बता दीजिए सर जो किया अभी आपने। अच्छा ये चीज समझ में आ गई, ये वाला पार्ट? यस सर, यहाँ तक तो यहाँ से क्या आया, जी डैश जो आ गया वो वी स्क्वायर अपॉन r प्लस h के बराबर आ गया। ये चीज समझ में आई है, ये वाला पार्ट?
यस सर। अब देखो जो जी डैश है वो किसके बराबर है, जी अपॉन आर प्लस एच, तो मैंने यही तो लिख दिया बस। ओके सर। अब देखो ये आर प्लस एच है, आर प्लस एच इधर जाएगा, तो आप कैसे लिख सकते हो, तो वी स्क्वायर इंटू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर प्लस एच। क्या ये चीज समझ में आई है? यस सर। एक आर प्लस एच से एक आर प्लस एच काट दिया तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो अब सर v क्या हो जाएगा? सर आर प्लस एच को इंटू में क्यों लिया? बेटा डिवाइड में है ना यहाँ पे। सर एंड में तो सर हमने इसे काट दिया था ना, अपने आपने कहा था वो दो अरे हैं वो तो मैंने एक अभी से बीच काट में दिया। जो स्टेप हटा दिया था वो दोबारा लिखा है ना भाई, ताकि बच्चे को ओके बता सर। पाऊं, बच्चे नहीं समझ पाए थे। सभी को समझ में आ गया ये स्टेप? यस सर। ये आंसर है। यस सर। और बताएं। सर हाँ बेटा। सर लास्ट क्लास के में जो आपने नोट्स लिखवाए थे हमें सर, हाँ उसमें हाँ। मुझे एक डाउट आ रहा था। क्या? सर वो डाउट ये था, जब आपने वो बताया था कि वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक सर है। जब आप वो एक्सप्लेन किया था, हाँ तो हाँ उसमें आपने एक पॉइंट जैसे बी ले लिया, जो कि हाँ ना हाँ, ही पोल पे है ना ही इक्वेटर पे है, ठीक अर्थ है के सर है ना, बी ले लिया। ठीक है अब उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद फिर जब हम उस पे लगने वाली जी डैश को कैलकुलेट करेंगे, तो सर वो आपने जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा बताया था सर, लेकिन मेरा वो सेक थीटा आ रहा है। नहीं बेटा, कॉस थीटा आना चाहिए क्योंकि सेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो वो चीज आज कहीं ना कहीं गलत आई है आपकी, अच्छा क्योंकि ना, सर। समझो, क्योंकि अगर वो जो ठीक है आपने सर। जो मैंने बताया था, अगर वो आपकी सेक आ जाएगी तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा है ना? ओके सर। कॉस पॉसिबल है, सेक पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब जीरो होगा तो ठीक है, या 90 पे यस सर। इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो वो जो रोटेशन की वजह से इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन उल्टा होता यस है ना, सर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे कम होता है। यस सर, वहां पे तो पोल्स पे वो हाँ एकदम तो नेग्लिजिबल कॉज, इफेक्ट हो हाँ जाता तो है। जो कॉज होता है वो परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये एंगल को थीटा लेता हूँ तो कॉस थीटा जब जीरो होता है तो मैक्सिमम इफेक्ट है, और 90 होता है तो मिनिमम इफेक्ट होता है, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता ओके सर। है। ठीक है, ठीक है सर। राइट। बाकी बताएं बच्चे। नो सर, नो डाउट। ओके अच्छा, इसका भी क्वेश्चन सर नंबर 2। एक सर सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बच्ची ने कुछ डाउट पूछा है मेरे से, एक सेकेंड रुको। मुक्षिका भी हो वहाँ पे? सर बहुत सारे तो चैट में आ गए हैं। बहुत सारे चैट में आ गए हैं। चैट में कौन सा आया? अभी तो मैंने कर तो दिया सॉल्व, एक चैट वाला तो कर दिया ऑलरेडी। सर ये लास्ट वाला सर मैंने पूछा सर एक। If the distance between the earth and the sun are half of their present value, then the number of days in a year would have been the distance बेटा ये कैपलर लॉ मैंने करा दिया क्या? यस यस सर, सर। आपने तीनों करा दिया। यस सर। अच्छा तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मैंने करा दिया क्या? यस यस सर। सर। यस सर। आप ध्यान से देखो उसने क्या पूछा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर हाफ ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब ये जो आर है ये आधा रह जाएगा। आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल क्यूब। अब हम कह रहे हैं कि जो R2 है ये R/2 रह जाए, ये R ही था, तो जो टाइम पीरियड है जो पहले 1 साल था वो अब कितने दिन रह जाएगा? क्या सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर ये बीच वाला स्टेप, कौन सा वाला बेटा? सर ये T1 और R1 क्यों लिख दिया? बेटा दो अलग अलग डिस्टेंस में हमें टाइम पीरियड निकालना है ना, और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब या तो मैं लिखूं T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के R2 का होल क्यूब, फिर मैं लिखूं T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के R1 का होल क्यूब, और फिर मैं इनको डिवाइड करूं तो भी यही आएगा बेटा। क्लियर है? आर के से के कट जाएगा। मोक्षिका यस सर, नहीं आया?
नहीं आया तो बता दे, मैं बता दूंगा भाई। आ गया। ओके, तो r/2/r, से r कैंसिल हो गया, 1/2 का होल क्यूब, तो इट वुड बी इक्वल टू 1/8। तो हेंस T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8। हेंस T2 कितना हो जाएगा, 1/2√2 ईयर। तो ईयर की फॉर्म में तो 1/2√2 होगा। अगर डेज की फॉर्म में निकालना है तो 265 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये डेज की फॉर्म में आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली शायद जो मुझे याद है 129 आता है इसका आंसर, या 127 ऐसा कुछ। क्लियर है सभी को ये? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, और सर, बताएं सर इस क्वेश्चन में अगर हम टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो भी तो गलत नहीं होगा ना? कौन सा वाला बेटा? सर टाइम पीरियड का, टाइम इज इक्वल्स टू 2π into √r³ by √gm। एक मिनट दोबारा बोलियो, टाइम इज इक्वल टू सर 2π into √r³ upon √gm। बेटा ये तो उसका फिर वो डिराइव्ड वैल्यूज होगी ना सारी की सारी। हमें तो Yes, sir. डायरेक्ट ये सब तो कांस्टेंट ही है ना, हमें इसमें मतलब ही नहीं है उनसे। तो ओके मैं क्यों सर, जबरदस्ती सॉल्व करूं? ओके सर, ओके सर। और ऐसे फॉर्मूले मत बताया कर, बच्चों को हार्ट अटैक आ जाएगा और मेरे को भी आ जाएगा। सर ये तो समझ नहीं आया, ये बेचारे तो बच्चे वैसे ही छोड़ना चाह। क्या बेटा क्या कह रहे हो? सर उन्होंने जो फॉर्मूला बताया समझ ही नहीं आया। टू हाँ मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो मैं समझ गया इसलिए मैं हटा देता हूँ चुपचाप। सर हाँ सर, जो हमने डेंसिटी और टाइम पीरियड के बीच में निकाला था ना सर, वो सर हाँ। वो जो वीडियोज नेट पे सर उन्होंने सर इस वाले फॉर्मूले से उसको प्रोपोर्शनल सीधे बताया था दैट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट डी। ये नहीं बताया था कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डी। हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकला था ना हमारा तो। ये सर हमारा निकला था टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डी, लेकिन सर जो इस फॉर्मूले से सर कैलकुलेट किया था सर वो आया था टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट डी। मेरे को एक बार लिंक भेज दो, मैं एक बार चेक कर लूंगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? यस सर। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर। two bodies A and B having mass 2 kg and 4 kg respectively are separated by 2 meter. Where should a body of mass 1 kg be placed so that the gravitational force on this body due to bodies A and B is 0? ओके, तो दोबारा बोलना पड़ेगा आपको। एक बार दोबारा बोलो, क्या बोला एक बार? Said two bodies A and B having masses 2 kg and 4 kg respectively are separated by 2 meter. Where should a body of mass 1 kg be placed so that the gravitational force on this body due to bodies A and B is 0? ओके बेटा, एक्चुअली ये ना इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली वो क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम को मैं कहाँ रखूं ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। सबसे पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि इस 1 किलोग्राम को मैं अगर यहाँ रखूंगा तो ये दोनों बॉडीज इसको अट्रैक्ट करेंगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा तो भी दोनों बॉडीज इसको अट्रैक्ट करेंगी। जब मैं बीच में रखूंगा तो एक बॉडी इधर खींचेगी, एक बॉडी इधर खींचेगी, तो हो सकता है बैलेंस हो जाए। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो अगर मैं एक डिस्टेंस को x मान लेता हूं तो दूसरा 2 - x हो जाएगा। क्या सबको ये भी चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ये 1 किलोग्राम का भी है। अच्छा, अब दोनों बॉडीज के बीच में क्या फोर्स है, मतलब इसके ऊपर ये वाली जो फोर्स है, क्योंकि अब दोनों को अगर बैलेंस होना है तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं बोलूं फोर्स ऑन 1 किलोग्राम ड्यू टू 2 और इसको बोलूं फोर्स ऑन 1 किलोग्राम ड्यू टू 4, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ऑपोजिट होंगी वो ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहा हूँ। तो F12 इज इक्वल टू F14। F12 कितना? कैपिटल G इंटू मास ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ 2 किलोग्राम डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 2 - x का होल स्क्वायर। सिमिलरली कैपिटल G इंटू मास ऑफ 1 बॉडी 1 किलोग्राम मास ऑफ 4 किलोग्राम इंटू डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। G से G कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ पे 2 रह गया, तो बचेगा क्या? तो बचा हमारे पास 1/2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
2/x²। क्या सबको इतना समझ में आया है? यस सर। अच्छा, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ओके, अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, इस 2 को नीचे ले गया, इसको ऊपर ले गया, तो 2 - x डिवाइड बाय x का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर को हटा के मैं स्क्वायर रूट लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - x/x। 2 - x/x को मैं लिख सकता हूँ 2/x - 1। -1 को मैं उधर ले जाता हूँ तो आ जाएगा 1/2 + 1 = 2/x। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो 1 + √2 डिवाइडेड बाय √2 = 2/x। इस x के लिए सॉल्व करता हूँ तो x हो जाएगा x/2 हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय √2 + 1। उसके बाद अगर मैं इस x की वैल्यू निकालने लगा तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय √2 + 1। √2 नीचे नहीं रखते तो हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो √2 - 1 √2 - 1 ये a - b a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 2√2 × √2 - 1। या अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो 4 - 2√2। ये आंसर है आपका। सिंपल सवाल, पता नहीं कितने लोग छोड़ के चले गए होंगे। छोड़ो, मास्टर पागल हो गया, बच्चे पागल हो गए, हो क्या रहा है हमें समझ में नहीं आता। अरे तुम लोगों को समझ में आया कुछ? यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। यस सर। हाँ बेटा, नहीं आया? मुझे समझ नहीं आया सर। मुझे भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया सर मुझे भी समझ नहीं आया। बढ़िया। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया, पहले हम वो बात करते हैं। सर क्वेश्चन ही सबसे पहली बार समझ नहीं आ रहा। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन क्या था? मैं समझ गया। अच्छा, एक मेरी बात सुनना सभी। ओके, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो इसका क्या, ध्यान से देखते हैं। ओके, सभी सोचें जिनको समझ में नहीं आया। ऐसा मानो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका मतलब हमेशा तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है? अब पहले आपके मम्मी और पापा खड़े हुए हैं, बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है जैसा इसके अंदर है, ठीक है? अब मम्मी 2 किलोग्राम की, पापा 4 किलोग्राम के, तो वजन के हिसाब से क्या सबको समझ में आता है कि पापा ज्यादा जोर से खींच सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब क्या है, तुम जिसके ज्यादा पास खड़े होगे उसको ज्यादा आराम से वो ज्यादा आराम से खींच पाएगा। मतलब देखो, पापा को ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो अब पहली चीज तो ये कि अगर अब आपके ऊपर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो आप क्या बीच में खड़े होगे तभी दोनों एक दूसरी तरफ खींचेगा, एक दूसरी तरफ खींचेगा। तो जब तक आप उन दोनों के बीच में खड़े होंगे, क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। सभी को क्लियर है ये वाली चीज कि जब आप उन दोनों के बीच में खड़े होगे, एक हाथ आपने मम्मी को दे दिया, एक हाथ पापा को दे दिया और बोला खींचो, तो ही आपके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी। तो पहली चीज तो ये कि उसने कहा कि नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो अब वो दोनों खींच रहे हैं। लेकिन अब आपको पता है कि 4 kg वाला ज्यादा खींच सके तो बेटा, अगर अब ये जो फोर्स होगी वो डिस्टेंस के ऊपर ज्यादा होगी ना, तो मान ले मम्मी के तो बिल्कुल पास खड़ा हो गया, तो मम्मी ने तो बिल्कुल तेरे को पेट से पकड़ लिया। पापा को तूने सिर्फ एक हाथ दिया, तो पापा सिर्फ एक हाथ से खींच रहे हैं। तो जिसके ज्यादा पास होगा वो ज्यादा आराम से खींच पाएगा। अब इसको ग्रेविटेशन के हिसाब से समझेगा, तो जिसका जो आर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब आर जितना ज्यादा कम होगा, मतलब मम्मी के तो ज्यादा पास होगा, तो मम्मी ज्यादा आराम से खींच पाएंगी। पापा दूर होंगे तो पापा कम आराम से खींच पाएंगे। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। लेकिन पापा का मास ज्यादा है तो वो थोड़ा दूर भी होंगे तो भी बराबर खींच पा सकते हैं। क्लियर है ये वाली चीज? तो मास और वो इससे रिलेट हो जाता है। सर सीधी बात तो अब हमने क्या कहा, एक डिस्टेंस सर 2 kg वाले सीधी बात ये है कि मास, हाँ 2 kg के पास ज्यादा रहना पड़ेगा। सीधा हिसाब किताब तो ये है, क्योंकि ये सारा अट्रैक्शन का मामला है। जब आप चार्जेस करोगे 12th में, आप चार्जेस भी पढ़ोगे, आप 10th में ही पढ़ सकते हो। मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि इसी में बच्चे बिखर जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा पंगे लेते नहीं है। आसान भाषा में अगर मैं चार्जेस के केस में बताऊं तो शायद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
सबको ये चीज समझ में आता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करता है। Yes, Yes, sir. yes, Yes, yes. sir. Yes, yes, sir. अच्छा, और पॉजिटिव नेगेटिव सर Sir, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये एक पॉजिटिव चार्ज इधर रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज इधर रख दिया और नेगेटिव चार्ज दे दिया आप लोगों को, तो क्या सबको समझ में आता है नेगेटिव चार्ज मुझे यहीं रखना पड़ेगा ताकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए? Yes, Yes, sir. 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 ये कुछ वैसा ही है, yes. क्योंकि मास एक्चुअली जब ये मास होते हैं तो मास तो ऑलवेज अट्रैक्टिव ही है। तो जब तुमने बीच में रखा तो ये यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें सिर्फ इसके ऊपर निकालना है अभी। तो यहाँ पे ये अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे ये अट्रैक्शन होगा, और ये नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो नेट फोर्स मैंने देखो 0 कर दी, दोनों को बराबर कर दिया। जब दोनों को बराबर कर दिया तो यहाँ पे वही सिंपल फॉर्मूला Gm1m2 अपॉन में r²। लेकिन दो मासेस के बीच में अगर एक में डिस्टेंस x है, दूसरे में 2 - x है, तो यहाँ पे 2 - x का होल स्क्वायर, उसके बाद दोबारा सेम इस तरीके से लगा लेंगे। सर 2 - x क्यों है सर, ये भी समझ नहीं अरे आया। बेटा, अगर एक बात बता, अगर ये टोटल दोनों के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, अगर ये 1 मीटर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 - 1. सर 2 - 1 ही होगा, 2 - 1 क्यों किया तूने? क्योंकि सर हमें सर एक गिवन और दूसरा निकालना है। तो यही तो मैंने किया, एक x लिया तो दूसरा 2 - x ले लिया, तो इसमें क्या दिक्कत आई फिर तुझे? ओके सर, ओके। हाँ भाई, अभी और किसी का डाउट बचा हो तो? सर एक सेकंड नीचे कर दीजिए प्लीज। हाँ, वो तो मैं करूंगा बेटा। फिर से चैट में आ। एक मिनट बेटा, चैट भी आज तो चैट ही नहीं खत्म होंगी हमारी। एक मिनट, आई थिंक ये पूरा एक बार में आ जाएगा। ठीक है, मैं चैट तब भी देख पाऊंगा जब मैं यहाँ से हटाऊंगा। एक सेकंड रुको, मैं चैट देखने दो। ओके, साजिद ने लिखा है अ मास ऑफ मास इन किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस स्प्रिंग, द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट until it makes an angle। साजिद बेटा, ये आपका ग्रेविटी का क्वेश्चन है? साजिद, मैसेज कर दे बेटा अगर बोल नहीं पा रहा है तो। सर यस सर लिखा है। Sir, he is saying yes. सर Yes. यस सर लिखा है। ग्रेविटेशन का नहीं हो सकता, इसे उसका है यार, वर्क एनर्जी पावर का है ये, अगले चैप्टर का, या अगले से अगला लगा लो। पहले ये कर लो, मैं उसके बाद एक बार ट्राई करता हूँ, मुझे जहाँ तक कितना याद है। एक बार सबने लिख लिया बेटा ये क्वेश्चन सॉल्यूशन? यस सर। सर एक सेकंड से स्क्रीनशॉट लेना है। बेटा इतनी देर से क्या कर रही थी? जल्दी ले, कोई बात। सर ले लिया। ओके, आज तो आपने आधे घंटे का डाउट सेशन को डाउट सेशन ही बना दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन से कराने के वैसे। चलो अगर हम बात करें, ओके, अ मास ऑफ सर वॉइस थोड़ी लो आ रही है। क्या हुआ बेटा? सर वॉइस थोड़ी लो आ रही है। अरे रुक तो जा, जब बिल्कुल बंद हो जाए तो बताइए, लो वो तो चलती रहती है। Okay, so they are saying that a mass of m kilogram is suspended on a weightless string। तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग को भी ना ढंग से लेना होगा, मोटी स्ट्रिंग हो गई एकदम मस्त है ये। तो अब क्या बोल रहे हैं हम, मास ऑफ m किलोग्राम सस्पेंडिंग ऑन अ वेटलेस स्ट्रिंग। ये हमारा मास हो गया। The horizontal force that is required to displace it until the string makes an angle of 45 degree। वो कह रहा है कि ये एंगल जो है ये 45 हो जाए, ये
हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई तो ये यहाँ पहुँच गया, इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। बेटा ये विदाउट उसके तो नहीं होगा, इसमें वर्क एनर्जी पावर का प्रिंसिपल लगेगा, और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो समझ में कुछ आएगा नहीं वैसे, तो अभी मेरे हिसाब से तो रहने देते हैं, फिर भी आपका मन कर रहा है तो मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। तो ये आर होगा, ये आर कॉस थीटा होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा जो पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी वो होगी एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा। इसके बाद हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये हो जाता है हमारा आर साइन थीटा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क डन यहाँ हुआ, तो फोर्स इज एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आर साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास एफ कितना रह गया, एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा, आर से आर कट गया तो एम जी इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, थीटा इज 45 डिग्री, तो एम जी इंटू में 1 माइनस 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो आंसर आएगा एम जी रूट 2 माइनस 1। बेटा ये फोर्स का आंसर होगा, अभी सब बस नोट डाउन कर लो। साथ ही ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली दूसरे चैप्टर का है, जो कभी बताऊंगा, लेकिन अभी नोट डाउन कर लो ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मास्टर को आता है, ऐसा नहीं हुआ कि मास्टर को आता नहीं था इसलिए तुम्हें नहीं बताया। सर एक बच्चे को पूछो, क्या बेटा तू कुछ कह रहा है? लिख लिया क्या सभी ने क्वेश्चन? सर एक मिनट सर, ये आप लोग मेरे से तब भी पूछ सकते हैं जब मैं अगला चैप्टर खत्म कराने वाला हूँगा ना, तब एक बार मेरे से दोबारा पूछना। ये कहाँ पूछ सकते हैं आप लोग, तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से ये क्वेश्चन जब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करवा रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता हूँ। ओके, सर नोटेड। सभी ने कर लिया? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। चलो और किसी का डाउट? सर आप एक बार वेरिएशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ अर्थ दोबारा समझा सकते हैं? मैंने ये कब बताया था, ऐसा तो कुछ मैंने बताया ही नहीं। वेरिएशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें तो बस हमने यही तो पढ़ा था कि एक सेकंड बेटा, अभी एक मिनट रुको, एक बच्चे ने सवाल भी पूछा था एक और, एक सेकंड रुकना। मोक्षिका ने मेरे से दूसरा सवाल पूछा था, ये वाला सेकंड क्वेश्चन शी वाज आस्किंग, ये वाला। ओके मोक्षिका देखो बेटा इधर, राइट। अरे यार मोक्षिका है क्या अभी? सर रहने दीजिए। क्यों, क्या हुआ? सर नहीं। ओके बाकी एक्चुअली ये वाले में सबको दिक्कत होती है,
अ फोर्स ऑफ 2 किलोग्राम वेट लिखा हुआ है, तो 2 किलोग्राम वेट का एक्चुअली मतलब होता है एक्चुअली एम किलोग्राम मतलब तो मास होता है, तो वेट मतलब एम इंटू जी करना होता है। अब जी जनरली हम क्या लेते हैं, 10. तो 10 लेते हैं, ठीक है। हाँ मतलब वैसे जनरली 10 लेते हैं, तो अगर अप्रोक्सीमेटली हम कहें तो अगर मैं इसमें 10 ले लूं तो फोर्स जो हो जाएगा वो 20 न्यूटन हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। Yes. तो फोर्स ऑफ 2 किलोग्राम वेट एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 4.9 किलोग्राम। तो ये जो फोर्स है वो कितने के ऊपर लग रही है, 4.9 किलोग्राम के ऊपर, तो ये 4.9 किलोग्राम है। तो कितना 20 न्यूटन मेरा लगा 4.9 किलोग्राम के ऊपर। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स है 20 न्यूटन, तो 20 अपॉन 4.9। आसान थोड़ा अप्रोक्सीमेट देखोगे तो ये 5 4 जा 10 होता है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्यों आएगा, क्योंकि इसको 9.8 अभी हमने 10 ले लिया ना, 9.8 लोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। यस 9.8 से रहता है। ठीक है, मोक्षिका ठीक है बेटा। सर 2 kg वेट का मास क्या होगा? 2 kg ना सर? 2 kg वेट का मतलब मास, हाँ 2 kg, और क्या, कभी तो वो 2 kg है। यस सर। सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को WT लिखा है हमने। हाँ बेटा, वो वेट को एक्चुअली, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, ये डिपेंड करेगा एक्चुअली किस प्लैनेट की बात हो रही है। अभी इस वाले केस के अंदर अर्थ की बात हो रही है, तो इसमें ये 2 किलोग्राम वेट हमारा अर्थ वाला ही होगा। जनरली वैसे अर्थ से रिप्रेजेंट ही करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ मैंने बेटा। एक जगह डीपीपी की कोई क्वेश्चन थे उसमें फोर्स इज इक्वल्स टू 40F लिखा हुआ था। क्या 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 लिखा था सर कहीं पे फोर्स इज इक्वल्स टू 40 या 20F। जहाँ वो लिखा होगा ना कहीं पे भी, उसका मुझे फोटो खींच के भेज दियो, मैं उसके बाद बता पाऊंगा। सर एफ का मतलब क्या होता है, मतलब हमें उससे क्या मैं वही तो कह रहा हूँ, एक बार मुझे फोटो खींच के भेज देगा, मैं तुझे ढंग से बता पाऊंगा ना मेरे बच्चा। अब ऐसे में तो मैं भी तुक्के ही लगाऊंगा ना। ओके सर। ओके, और किसी का कोई डाउट? ओके, तो आई थिंक आज डाउट खत्म हो गए बच्चों के बड़ी जल्दी। मुझे लग रहा है बच्चों ने कोई प्रैक्टिस ही नहीं करी है। तुम लोग डीपीपी अब कितनों ने कर लिया? अब तो डीपीपी मैंने डाल दी है सर, सारी डीपीपीस कर ली। यस सर। यस सर, Yes, सब मैंने भी। अच्छा, देख ही sir, लेते हैं। done. ओके, अभी देख लेते हैं। खुल जा पिटारा, अभी हम देखते हैं किस किसने करी है। आज तो वैसे भी हम 1.5 घंटे से डाउट ही ले रहे हैं, तो हम थोड़ा बातें कर सकते हैं बच्चों से। ओके, तो हमारी बैच लिस्ट आ गई। बैच लिस्ट, हमारे राइजर वाले बच्चे हैं, ऐसे नहीं आएंगे। ओके, कैसे आएंगे? स्टूडेंट लिस्ट से आएंगे। ओके, स्टूडेंट लिस्ट से आ जाएं, ऑनलाइन वाले, राइजर वाले। ओके, तो साजिद का पहले देख लेते हैं। साजिद ने तो सवाल भी पूछे थे। साजिद ने सारी डीपीपी कर ली। साजिद सारी डीपीपी कर ली है? फिजिक्स की 3 छोड़ दी है साजिद ने। डिटेल तो मुझे लग नहीं रहा मिलेगी मुझे। साजिद कौन सी 3 डीपीपी नहीं करी बेटा? ओके, साजिद का कोई मैसेज आ रहा है? मैसेज आया तो मुझे बताना साजिद का। सर ऑल डीपीपीज आर डन। ओके बेटा, 3 दिखा रहा है अभी। जुनैद, ओके फादर का नाम साजिद है। जुनैद, आपका 3 डीपीपी दिखा रहा है बेटा ये, तो एक बार देख लेना, मैंने अभी दिखाई थी, ठीक है। ओके, चेतन, कोई है चेतन हमारी क्लास में? मुझे चेतन 18 डीपीपी मतलब यहाँ है ही नहीं वो बच्चा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ओके, किस किस बच्चे ने पूरी कर ली है? कौन कौन कह रहा है? सर मी, अर्नव, मानस। मानस ने पूरी कर ली, अर्नव ने पूरी कर ली, और कौन कौन है? जय, अभी क्लास में कौन कौन है? एक तो ये देखो पहले तो। सर और डाउट्स पूछने हैं क्या? मेरे पास हैं, लेकिन सर हाँ मुझे बेटा, इस चैप्टर के पूछो। लगे नहीं, इसलिए मैंने नहीं पूछे अभी। नहीं नहीं, कौन से चैप्टर के? इस सर चैप्टर के मैं पूछ रहे सारे एक बार चैट बॉक्स में डाल देता हूँ क्वेश्चन, आप बता देना सर। हाँ हाँ डाल दो, मैं तो आज बैठा ही डाउट्स के लिए हूँ। क्या हुआ बेटा?
तो एक बार कैपिलर्स की कैपिलर बता दीजिए सर, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, उस वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिली, तो वो क्लास में ले नहीं पाया था। एक बार बता दो सर उसके बारे में, कैपिलर्स के बारे में। एक मिनट रुकना। संचित कौन है? संचित, संचित गायब, संचित नॉट देयर। ओके, एक बार युक्ति को देखते हैं, चलो कंट्रोल F। युक्ति, देयर इज युक्ति। ओके, युक्ति एसएसटी की कोई भी नहीं करी तुम्हारा? हेलो सर मेरी सारी डीपीपी कंप्लीट है। 36 की 36 रिमेनिंग दिखा रहा है एसएसटी की, देखो। मैंने तो सारी करी है सर। सारी करी है तो डाटा अपलोड नहीं हुआ, एक बार बोलना उसमें कॉल करके, ठीक है? और फिजिक्स में कौन सी 3 नहीं कर रखी तुमने? सर फिजिक्स में भी मेरी पूरी कंप्लीट है। वो पूरी कंप्लीट है? मेरे साइड पूरी है। तो एक काम करना, उस पूरे का ना स्क्रीनशॉट ना भेज देना। किसको? मधु मैम को, और एक मेरे को भी भेज देना। मैं चेक कर लूंगा कि पूरी आ रही है, उसके बाद इसमें फिर दिक्कत है तो देखेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। अच्छा, अभी बच्चे ने मुझे किसी ने कुछ भेजा था चैट बॉक्स में। सर मेरे कुछ क्वेश्चन थे सर, ग्राफ से रिलेटेड थे सर, 2 क्वेश्चंस। अब वो सब ओके, ग्राफ ग्राफ वाले। से, तो ग्राफ वाले मुझे व्हाट्सएप करने पड़ेंगे तुझे? सर फोटो है मेरे पास उनका, एक्चुअली तो क्वेश्चन का फोटो यहाँ पे पूरा शेयर कर स्टेट। सकता है तो चैट बॉक्स में? मुझे लगता तो है नहीं फोटो शेयर कर पाएगा। सर यहाँ गूगल पे ड्राइव से लिंक अटैचमेंट बना के कर सकते हैं, वो बहुत लंबा है लेकिन। नहीं, लेकिन वो इसके अंदर तो गूगल ड्राइव में वो तो बाद में कर पाएगा ना, ऐसे नहीं कर पाएगा मुझे लगता है। यस सर। सर अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं है किसी तरह बेटा अगर हो जाए अटैचमेंट तो? इस तरीके से नहीं होती है मुझे लगता है ना, यस गूगल सर, कैलेंडर में टैग करना अटैचमेंट का पड़ता कोई है। ऑप्शन नहीं है। और एक्चुअली वो अटैचमेंट भी ना जो मतलब जो शायद जो मीटिंग एक्सटेंड कर रहा है उसके पास होना चाहिए, वो मुझे लगता नहीं है कि सबके लिए अलाउड है। मतलब इनका थोड़ा ये सर वाली चीज। क्यूए में होता है यहाँ पे, पीपल इन द मीटिंग कैन पोस्ट क्वेश्चंस। क्या कह रहे हो? सर यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल इन द मीटिंग कैन पोस्ट क्वेश्चंस। कहाँ लिखा है? सर ये जो एक सर थर्ड ट्रायंगल कॉलम जो बना है ना चैट के बगल में। सर ट्रायंगल ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर। यस सर। अच्छा, सर सर आप पोल करवा सकते हो यहाँ से। नो क्वेश्चन येट। नहीं बेटा, ये तो पोल करवा सकता हूँ, सही कह रहे हो। We can try poll. अच्छा अब देखो, सर क्वेश्चन आ रहा है। हाँ तो एक क्वेश्चन आ गया ना, तो पोल ही कह रहा है, वो सही कह रहा है बच्चा। उस पर राइट क्लिक कर दोगे तो वो ओके ओके हो जाएगा, मतलब जैसे 2 हो गए ना, तो 2 बंदों ने इसको ओके कर दिया, एक मैंने कर दिया, किसी और ने कर दिया। तो वो फिर यहाँ मैं व्हाट्सएप कर दूंगा नो आपको। सर, पोल्स और क्यूएनए के 2 अलग अलग कॉलम्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी आप यहाँ पे देख लो यस एक बार, सर। इसके अंदर पोस्ट करके, इफ इट कैन बी पोस्टेड। क्योंकि यहाँ पे भी एक्चुअली मुझे तो वही दिखा रहा है। अगर मैं आपके व्हाट्सएप से इसको डाउनलोड करूँ, सर विंडोज 10 है तो सर स्नाइपिंग टूल्स में स्निप करके वहाँ पे कंट्रोल वी दबा के हो सकता है। एक मिनट बेटा। नहीं हुआ, इसके अंदर तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा उसमें। मतलब आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आप चैट बॉक्स में लिखते हो वो होगा, लेकिन यहाँ पे आप वो नहीं डाल सकते। सर फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप नेक्स्ट क्लास में फिर क्लिक हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। ओके, पहले एक बार बच्चे का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसने टाइप करके रखा हुआ है, डाला हुआ है। हाँ ओके, मानस एन अर्थ सैटेलाइट इज मूव्ड ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट टू अ फार्दर स्टेबल ऑर्बिट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस।
इनमें से तो अगर कुछ इंक्रीज कर सकता है तो लीनियर ऑर्बिटल स्पीड ही हो सकती है बेटा जो कर सकती है इंक्रीज, बाकी तो और कुछ नहीं कर सकता। सर ये सब कुछ होता क्या है? बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। यस सर। ठीक है, उसके बाद और क्या रह गया देख, इसको बताता हूँ मैं। अगर यहाँ देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो सिंपल ग्रेविटेशनल, मतलब क्या कह रहा है वो कि यहाँ पे एक सेंटर पे एक चीज थी, उसको एक दूर वाली चीज पे स्टेबल, मतलब पहले ये यहाँ पे था, अब थोड़ा दूर कर दिया। तो जब दूर कर दिया तो अब क्या चीज है जो इंक्रीज होगी? आप ध्यान से देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो मुझे फॉर्मूला याद आता है वो mgr याद आ रहा है। हाँ, -mgr याद आ रहा है एक्चुअली मुझे तो। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या होता है? मतलब इस वाले में मुझे अभी थोड़ा शक हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शायद बढ़ सकती है। ऐसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब डिस्टेंस बढ़ता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी, एक सेकेंड मुझे एक बार देखना पड़ेगा। बाकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो नहीं चाहिए होगी, क्योंकि भाई हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है m⍵² इंटू r का, तो या mv²/r। आई डोंट थिंक इसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, r तो बढ़ जाता है लेकिन एंगुलर स्पीड सेम रहती है नहीं रहती वो भी अलग चीज़ होती है। एक बार मैं देख के बताता हूँ इस वाले क्वेश्चन का आंसर। सर बी पार्ट गिवन है आंसर तो। एक बार इसे कॉपी कर लेता हूँ। सर मैं क्वेश्चन, क्या बेटा बी गिवन है? यस सर। हाँ तो वो बी एक्चुअली उसी फॉर्मूले से ही गिवन होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, या आसान तरीके से समझना हो तो कुछ इस तरीके से समझ लो कि जितनी बॉडी को दूर रखते हो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, वो पास आना चाह रहा है, हम इसे जानबूझ के दूर लेके जाना चाह रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में तो क्या हो रहा है कि बॉडी जितना पास रहेंगी उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम रहेगी, हमने जितना ज़्यादा दूर कर दिया उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ जाएगी, और फॉर्मूला होता है -mgr का। तो ये r बढ़ता रहेगा तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी, सीधा सीधा यही याद कर सकते हैं। सर इसमें मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर इसमें स्मॉल जी भी तो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। हाँ बेटा वो डिक्रीज हो रहा है तो उससे तो फिर हम रिलेशन दूसरे का निकालेंगे ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेट हो जाएगा। अगर आप उस वाले कह रहे हो mgr के रिगार्डिंग कह रहे हो, इसमें इसके लिए कह रहे हो जो g रेगुलर कम हो रहा है? यस सर। सर जी रेगुलर कम हो रहा है, आर इंक्रीज हो रहा है, तो सर इसमें हम कैसे कह सकते हैं? gm/r²। अगर उसको हम लेंगे तो r/r, अगर वैसे देखोगे मैं एक बार इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको देख के बताता हूँ, लगता है ज़्यादा सही रहेगा। वैसे आंसर यही होगा, वो मैं समझ गया और इसी से होगा, लेकिन थोड़ा और अच्छे से इलेबोरेट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कम होगी ये मुझे पता है। ठीक है, लीनियर ऑर्बिटल स्पीड भी कम ही होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा चीज़ के पास रहता है, जितना रेडियस कम होता है उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो जितना दूर जाएगा उतनी वेलोसिटी कम होगी, तो ये भी कंफर्म है लीनियर ऑर्बिटल स्पीड कम होगी, बढ़ेगी नहीं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सिमिलर होगा, क्योंकि mv²/r होता है, mv²/r। तो ये जो वेलोसिटी है ये कम होती है, वेलोसिटी कम होती है तो v एक्चुअली इज इक्वल टू ω/r के इक्वल होता है, तो मतलब ओमेगा कम होगा। ठीक है, तो ओमेगा कम होगा तो m⍵²r के अंदर ये ओमेगा ज़्यादा कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू r, से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इंक्रीज नहीं होगी। इसलिए ये तीन इंक्रीज नहीं होगी तो एक यही बचता है जो इंक्रीज होगा, लेकिन स्टिल एक बार मैं तुम्हें दोबारा कंफर्म करके ढंग से बता दूंगा। ठीक है, यस सर। और इसके नीचे वाला क्वेश्चन, हाँ मैं वही देख रहा हूँ, उसी पे जा रहा हूँ। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है? बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ हाइट h टू अ रेडियस ऑफ अर्थ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी y will be 1/4 1/2 mgr।
अगर इसके रिस्पेक्ट में हम कहेंगे तो हम कह सकते हैं ये आर है, ये आर है, तो जो जी डैश होगा वो हो जाएगा जी इंटू में आर अपॉन 2r का होल स्क्वायर, तो हम कहेंगे g/4 हो जाएगा। तो mgr डिवाइडेड बाय 4, g'/4 हो गया। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी mgr/4। बेटा एक बार आंसर देखना, बी है या डी है, मुझे दोनों में ही शक लग रहा है। यस सर, मैं देखता हूँ। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी वाला तुम्हारा भी मैंने कराया है नहीं, और ये इंटीग्रेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। सर बी ऑप्शन। बी है ना? यस सर। हाँ तो उसमें कुछ गड़बड़ है, मतलब इसकी सरफेस पे इसकी सरफेस पे जो एनर्जी होती है वो mgr रहती है, ऊपर ऊपर जैसे जैसे आते कम होती है। मैं एक बार ये वाला भी एक बार देख के बताता हूँ, इसमें एक्चुअली इंटीग्रेशन सर ये क्वेश्चन अच्छे से कॉपी भी नहीं हुआ सर। ये क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 10 है सर, प्रैक्टिस सेट लेवल 2 का। कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस सेट एक्चुअली मेरे पास है नहीं, आप लोगों के पास डाउनलोडेड है या फिर ऐप में दिखाता है? सर डाउनलोडेड है। सर मेरे को डाउनलोडेड एक है। बार सेंड कर देना, मैं ओके एक बार मैं देख लूँगा, उसमें क्वेश्चन नंबर मुझे मेंशन कर देना, मैं एक बार देख लूँगा। यस सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो बेटा? क्वेश्चन था सर, an object हाँ falls a distance h in 50 seconds when dropped on the surface of earth. ये How लास्ट क्लास long? में कराया मैंने, वो लास्ट क्लास में कराया था, आंसर 70.7 आया था उसका। यस सर। यस सर। 5000। यस सर। लास्ट क्लास में कराया था, लास्ट क्लास की वीडियो देखो, नहीं तो दूसरे बच्चों से सोल्यूशन लो। ठीक है, लास्ट क्लास में आप थे नहीं क्या क्लास में? सर था नहीं नहीं थे? सर, देखी तो थी, शायद मुझसे स्किप हो गया होगा ये क्वेश्चन। हाँ देख सर लेना, रिकॉर्डेड तो देखी तो थी। कोई बात नहीं, एक बार देख सर लेना, एक बार राइट देख भी लेना। राइट में स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ बेटा, ये वाला यस सर। ये अभी काम का नहीं आएगा, मुझे इसमें थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे, अभी इसका कोई फायदा नहीं। ओके, और किसी का कोई डाउट बेटा? सर जो हमने एक बार स्मॉल जी और डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप निकाला, तो सर हमने उसमें पढ़ा था कि डेंसिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जी। सर ऐसा क्यों हुआ सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। बेटा उसमें हमने क्या पढ़ा था कि डेंसिटी एक्चुअली जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। तो सीधा सीधा हिसाब है कि जब डेंसिटी का फॉर्मूला ही मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो वो जी के ऊपर डिपेंड कैसे करेगी? यस सर। सर लेकिन जब मैंने एक बार नेट पे देखने की कोशिश की, सर मुझे उस टाइम पे याद नहीं था सर, पहले का था सर, ये AIEEE में आया सर 2005 में, और सर उस टाइम पे था इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन। नहीं, वो होगी वो जब जी हो सकता है डायरेक्टली डिपेंडेंट, जी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, डेंसिटी जी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मैं ये कह रहा हूँ। ओके सर। समझे? ओके सर। आपने जो क्वेश्चन पूछा होगा 2005 वाला, वो ये वाला है। ओ सर ये शायद सर मैंने अच्छे से देखा नहीं। ओके सर। हाँ एक बार ढंग से एक बार दोबारा देख लेना। यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, अब अगर मैं इसी के अंदर डीपीपीस के अंदर जाऊं, एक सेकेंड, बेटा सभी बच्चे ना डीपीपी कर नहीं रहे हैं, तो उनका कैसे करना है मुझे समझ में आने। सबको ये लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स आ चुके हैं समझ में? यस Yes, सर, sir. क्लियर है सर। यस सर। m into g प्लस माइनस है। हाँ जी प्लस माइनस है, इसमें तो सारे वही हैं। ठीक है, इसमें इसके बाद क्या है, ये कैपलर के ठीक है, स्क्वायर और आर क्यूब का जो
टी स्क्वायर और आर क्यूब का ये जो कर्व होता है ये एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन होती है सर ये ओरिजिन से वाली। पास होगा तो ना? इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, मैंने बताया। ये ओरिजिन से पास होगा, हाँ ये मैंने बताया नहीं था, इसको एक बार कन्फर्म, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, देखो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो है वो एक कांस्टेंट होगा। आसान भाषा में देखो, जब दोनों को मैंने डिवाइड किया तो कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों को डिवाइड किया तो कांस्टेंट होना चाहिए। यस सर, क्योंकि सर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू आर क्यूब हो जाएगा ना। हाँ तो एक्चुअली y अपॉन एक्स वो एक कुछ मतलब, हाँ वैसा ही कुछ लगा लो, तो सर क्योंकि y स्लोप इज इक्वल टू हम जब x लिखते हैं तो y अपॉन एक्स, हाँ तो स्लोप इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वही मैं बता रहा। यस सर। ओके, इसके बाद which of the following quantities are related to planets the same, the motion elliptical orbit related to the planets remain same। अच्छा क्या चीज सेम रहती है? एंगुलर स्पीड, एरियल वेलोसिटी, सेकंड लॉ ऑफ सर आप केपलर। और ये ठीक है, और ये क्वेश्चन तो बच्चों ने एक में पूछ ही लिया जो 129 मैंने आज ही क्लास में बता दिया। ठीक है, ये डीपीपी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। टाइम पीरियड और डेंसिटी का भी मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। यस सर, ये वाला कुछ सर ये यस सर बता चुके हैं सर। सर आनंद ने डाउट पूछा था शायद लास्ट टू लास्ट क्लास में, तो सर आपने बताया था। टाइम पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो कैसे डिपेंड करता है वो बताना था। ओके सर जी से रिलेट टाइम करके पीरियड और हाँ, तो टाइम पीरियड का वैसे हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, ये तो हमें पता लगी। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो टी क्या होता है, तो 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी, तो ये हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है, तो अगर इसका टी स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ से ओके टी स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर या पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में वी स्क्वायर। तो अगर मैं ये टी स्क्वायर यहाँ रख देता हूँ तो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ठीक है, नहीं आर क्यूब। तो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा तो आर ही रह जाएगा कि वी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन आर, बाकी तो कांस्टेंट है सब। तो मैंने के डैश ले लिया उसको। तो अब मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ कि एफ इज इक्वल, अच्छा डेंसिटी जो है तो क्या कह सकते हैं, स्मॉल जी कहेंगे या कैपिटल जी, एक सेकंड रुको, mv square upon r centripetal force, the time period of an artificial satellite of the earth depends upon the density of the earth। तो अर्थ की डेंसिटी, टाइम पीरियड ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द, ठीक है, तो अगर हम कहें कि f इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट mv स्क्वायर अपॉन r। तो जिस s से ये s कट जाएगा, ये r से एक r कट जाएगा, तो बचेगा कैपिटल G m मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू v स्क्वायर। सभी को यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा अब देखो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, k डैश अपॉन r, k डैश अपॉन r 1 अपॉन r। अगर मैं इसको r मल्टीप्लाई में नहीं तो हट रहा है, ऐसे कैसे, कुछ गड़बड़ तरीके मैंने r स्क्वायर 2 बाई r स्क्वायर 4 बाई r स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। सर के डैश बाय आर कैसे होगा सर? वो एक्चुअली बेटा ये r को मैं नीचे ले गया, v स्क्वायर को इधर ले गया, और बाकी ये जो 4 पाई और कांस्टेंट था वो तो कांस्टेंट ही था, उस पूरे को मैंने कांस्टेंट के डैश मान लिया। के डैश क्यों लिखा हमने, के होना चाहिए ना खाली। नहीं बेटा के तो यही है ना, तो उसमें डिवाइड बाय ये तो क्या हुआ 4 पाई बाई के हो गया ना, तो दूसरा कांस्टेंट हो गया ना कोई। ओके सर, ओके सर, ठीक है ना। ओके सो के डैश बाय आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने वी स्क्वायर को अगर मैं लिख दूँ के डैश बाय आर,
गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, हमने लास्ट टाइम किया ही था ये दिन। अच्छा ठीक है, अगर मैं अभी इस पर लेता हूँ, तो अगर मैं g को लेता हूँ तो मास को क्या ले सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में डेंसिटी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये आर से फिर एक और आर कट जाएगा, नहीं ये तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, ठीक है, तो ये तो आर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आर तो अर्थ का रेडियस है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये जो सैटेलाइट की दूरी है ये वो वाला है। तो आसान भाषा में ध्यान से देखो तो जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कहेंगे ना, इस वाली इक्वेशन से मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, आई थिंक ज्यादा क्लियर। हाँ ठीक है, अगर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज हमें टाइम पीरियड के साथ रिलेट करना है डेंसिटी को, तो दो चीजें मुझे चाहिए। पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई आर अपॉन में v, ये चीज मुझे पता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वाली चीज मुझे पता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ग्रेविटी, तो g मास ऑफ अर्थ बाय डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट, तो r प्लस h का होल स्क्वायर लिखना है, जिसमें r रेडियस ऑफ अर्थ है। सर आपकी वॉइस बहुत ओके, मैं अभी ठीक है, अभी ठीक है, अब ठीक है सर। ओके अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस r है, और ये जो हाइट है ये h है। ये एक सैटेलाइट ऊपर घूम रहा है, ठीक है। सैटेलाइट का मास ms है, मास ऑफ ये अर्थ है तो me हो जाएगा, ये r प्लस एच, तो ये r और ये h, तो r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या कर रही है, गोल घुमा रही है, तो गोल घुमा रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तो ms इंटू वी स्क्वायर अपॉन r प्लस एच। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है यहाँ तक? यस सर, यस सर। तो एक r प्लस एच से r प्लस एच कट जाएगा, ms से ms कट जाएगा, तो हमारे पास जो v स्क्वायर आ गया वेलोसिटी का, v स्क्वायर जो होगा वो आ जाएगा g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में r प्लस एच। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो g इंटू मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय r प्लस एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो डेंसिटी और वेलोसिटी के बीच में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर एक्चुअली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? बाकी सब तो कांस्टेंट है ही। यस सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या पता लगा, t इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी में कि जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के। इसका मतलब है अगर v स्क्वायर है यहाँ पे तो क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? क्या ऐसे लिख सकता हूँ टाइम के, टाइम स्क्वायर के? यस सर, क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर है, ये वेलोसिटी देखो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो वेलोसिटी स्क्वायर थी तो मैंने इसलिए टाइम को भी स्क्वायर कर दिया। तो हेंस टाइम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेंसिटी के, और t हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट डेंसिटी के। दिस इज आवर आंसर। मेरी आवाज आ रही है अभी सभी को या नहीं? यस सर, आ रही है। ओके ओके, सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली अब अगले क्लास में हम पहले आधे घंटे में तो हम डाउट ले लेंगे, लेकिन उससे अगले लेक्चर में हम, मतलब उसी लेक्चर में हम अगले 1.5 घंटे में हम फ्लूइड पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लूइड का बेसिक का पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। और अब वो वाला शुरू करते हैं। हाँ बेटा। सर ग्रेविटी के बाद जो चैप्टर है, ग्रेविटी बेटा सीबीएसई के अंदर तो वो सिर्फ एक टॉपिक है, 1-2 पैराग्राफ में, 1-2 पेज में, बाकी हम पूरे एक चैप्टर की तरह पढ़ेंगे। ओके सर। फ्लोटेशन ना? हाँ बेटा फ्लोटेशन, ठीक है। ओके सर। चलो मैं सोच रहा हूँ आज की क्लास तो अभी एंड करते हैं, क्योंकि अभी डाउट तो और है नहीं, और अभी कुछ नया मुझे पढ़ाना नहीं है। यस सर, ठीक है, यस ठीक है। 10:50 हो गए हैं तो आई थिंक क्लास एंड करते हैं।
Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good Take night, care. sir. Take care. Good Bye, night. sir. Bye, 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 bye. Bye, sir. Bye, everyone. Good night, sir. Good night, बेटा. तो मुझे डाउट होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मतलब हाँ जो बेटा ग्राफ वाले कर दियो अब. हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं अगली बार क्लास में पहले आधे नेक्स्ट घंटे में क्लास में बोलूँगा. भी पूछ लूंगा, नेक्स्ट क्लास में भी पूछ लूंगा सर. ओके सर, यस बाय. सर. सर मुझे भी हाँ डाउट है हाँ तो बस मैं मुझे भी उसी व्हाट्सएप टाइम कर मेरे को दूंगा. भेज देना. हाँ ठीक है. ओके सर, थैंक बाय यू सर. सर. ओके बेटा. ओके सर, गुड नाइट. Good गुड night, नाइट sir. सर. Right, sir. Thank you, sir. गुड नाइट एवरीवन. ओके बेटा. Good night, sir. दो तीन बच्चों को जिनको आता है ना उनकी बात सुनते रहते हैं.